Good morning, students. Welcome all of you. So today we are going to learn about the our fifth chapter in science, name is materials of daily use. Okay, and in this chapter we will also discuss about the classification of the objects and what are objects made of and classification based on properties of materials. ओके तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे जो हम डेली लाइफ में मटेरियल यूज लेते हैं या फिर जो मटेरियल्स या फिर ऑब्जेक्ट्स हमारे डेली लाइफ में काम आते हैं। ठीक है, चाहे वो सिल्वर हो, जैसे सोना चांदी हम ज्वेलरी पहनते हैं, या फिर कोई बर्तन हो जो आयरन के या प्लास्टिक के बने हो। ठीक है, एनी थिंग्स वी यूज इन आवर डेली लाइफ, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और सेकंड है फिर हम उनको क्लासीफाई करेंगे, ग्रुप के उनको डिफरेंट ग्रुप में क्लासीफाई करेंगे। किसके बेस पे? उनके प्रॉपर्टीज़ के बेस पे। उनकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ है? प्रॉपर्टीज़ दैट मीन्स उनमें लस्ट्रस चमक है या नहीं। ओके, वो किसके बने हैं? वो प्लास्टिक के बने हैं या फिर आयरन के बने हैं। ठीक है, सोल्यूबिलिटी होती है कि जो किसी चीज़ में घुल जाता है। ओके, तो उनमें सोल्यूबिलिटी है या नहीं। डेंसिटी कैसी है? उन डेंसिटी दैट्स मीन्स वो हल्का है या भारी है। ओके, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल्स। ठीक है, एंड वी विल क्लासीफाई दीज मटेरियल्स इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। ओके, सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट, प्रीवियस कनेक्ट। वी सी so many things around us. Some of these things are living and some are non-livings. Non-living things can be natural और man-made. आपने देखा होगा हमारे चारों तरफ कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे हम मान लो घर पर हैं या कहीं पे हैं, हमारे चारों तरफ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट तो होगा, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, कोई एनिमल्स हो, कोई प्लांट हो, या फिर कोई मटेरियल जैसे आयरन हो। ठीक है, जैसे कोई आयरन से बना हुआ कोई ऑब्जेक्ट, जैसे बाइक हो, कार हो। ओके, हमारा घर हो जो स्टोन से बना हुआ, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट तो होता है हमारे चारों। दैट इज क्लियर। और उनमें से कुछ तो जो लिविंग होते हैं, जीवित होते हैं, और कुछ जिनको हम नॉन लिविंग बोलते हैं, अजीवित, वो होते हैं। ठीक है, और जो नॉन लिविंग्स है, ठीक है, जिनको निर्जीव बोलते हैं, वो क्या होता है? या तो नेचुरल होंगे या फिर मैन मेड होंगे। अब नेचुरल थिंग्स जो हमको नेचर से मिलती है, जैसे स्टोन हो गया, प्लास्टिक हो गई, आयरन हो गया, वुड हो गया, ये कहाँ से मिलता है हमको? फ्रॉम द नेचर। एंड द मैन मेड इज द सिंथेटिक ऑब्जेक्ट्स दैट इज मेड बाय ह्यूमन बींग्स इन लेबोरेटरी। ठीक है, जो हम लैब में बनाते हैं उनको हम बोलते हैं मैन मेड। जैसे बाइक हो गई, कार हो गई, कहाँ पे बनती है? ये लैब में बनती है। ठीक है, प्लास्टिक के बर्तन हो गए, लोहे के बर्तन हो गए, ये सब फैक्ट्री में बनता है। ओके, तो इन सबको हम बोलते हैं नॉन लिविंग्स। और लिविंग्स पेड़ हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये हमने इनको बनाया नहीं, ये नेचर में ऑलरेडी है। ओके, नेचर प्रोवाइड अस ऑल ऑफ दिस थिंग्स, सो वी कॉल देम living things. That is okay. Next, there are different things in our surrounding. These things have different shape and size. For example, in your classroom you will see bags, bottles, books, fans, lights, students and other things. Okay, ये बता रहा है कि हम चारों तरफ कुछ ना कुछ चीज़ों से घिरे हुए होते हैं। और वो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे चारों ओर, वो डिफरेंट साइज़ के होंगे, कुछ छोटे कुछ बड़े। ठीक है, शेप भी डिफरेंट होगी, कोई राउंड होगा, कोई सर्कल होगा, कोई रेक्टेंगल होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे क्लासरूम में देखो, आपको बैग दिखेगा, अलग मेटेरियल बना है, उसकी शेप अलग होती है। बोटल्स अलग मेटेरियल बना होता है, अलग शेप होती है, अलग साइज होती है। ठीक है, किसी की बोतल बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है। बुक्स भी डिफरेंट होती है, कोई छोटी, कोई बड़ी, कोई मोटी, कोई पतली। ठीक है, फैंस हो गए, लाइट्स हो गए, स्टूडेंट्स भी डिफरेंट, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई मोटा है, कुछ पतला है, किसी का फेस अलग है। ओके, ये सब डिफरेंट थिंग्स हो गए।
ओके, तो हमारे चारों तरफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सब डिफरेंट होते हैं। इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, यू कैन सी कर्टेन्स, बेड्स, चेयर्स, क्लोथ्स एक्सेट्रा इन योर बेडरूम. The things that exist naturally are called the natural things, while those made by man are called man-made things. Natural things can either living or non-living. All things are made up of one or more than one kind of materials like wood, paper, plastic, etc. अब देखो, अभी हमने हमारे क्लासरूम की बात की थी, अब नेक्स्ट है हमारे बेडरूम की। आप बेडरूम देखेंगे, हमारे क्लोथ्स होते हैं, ओके, हमारा बेड होता है, पर्दे होते हैं, कोई चेयर्स होते हैं, तो ये सब भी हमारे बेडरूम प्रेजेंट्स होते हैं। डिफरेंट साइज़ के होते हैं, डिफरेंट कलर्स के होते हैं, डिफरेंट शेप के होते हैं, ठीक है। और अभी बताया था कि कुछ तो ऑब्जेक्ट होते हैं जो नेचुरल होते हैं, जो नेचर से मिलता है, हम उनको बनाते नहीं हैं। एंड सम ऑब्जेक्ट्स आर द मैन मेड, दैट इज सिंथेटिक, जिनको ह्यूमन बींग्स बनाता है, किसमें, फैक्ट्रीज में। और अभी हमने डिवाइड किया था, नेचुरल थिंग्स थी वो लिविंग भी हो सकती है एंड नॉन लिविंग भी हो सकती है, दैट मीन्स सजीव एंड निर्जीव। लिविंग थिंग्स कौन होती है, जिनमें जान होती है, ठीक है, चल फिर सकते हैं, बोल सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, जैसे पेड़ भी ग्रो करता है, लिविंग से। ह्यूमन बींग्स चलता है, बात करता है, ग्रो करता है, ठीक है, एनिमल्स हैं, ये लिविंग थिंग्स हैं। और नॉन लिविंग्स, उनमें कोई भी चेंज नहीं होता, जैसे स्टोन है, ठीक है, पड़ा रहेगा वैसे ही, ना तो घटेगा ना बढ़ेगा, ठीक है, वो नॉन लिविंग्स हो गया। और अब देखो, जो कुछ मेटल्स होते हैं या फिर ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे सराउंडिंग्स, वो या तो एक ही मेटल से बने होते हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट मेटल से बने होते हैं। एग्जाम्पल देख लो, जो टेबल और चेयर्स बनाई थी हमने, ये पूरा वुड का बना हुआ है, एक ही मेटल्स का। लैपटॉप है, अभी देखो लैपटॉप्स कैसे बना है, मैन मेड है, नेचर से मिला नहीं, ह्यूमन बींग से बनाया है। तो इसमें कौन सा है, प्लास्टिक भी है, आयरन भी है, ओके, डिफरेंट टाइप्स मटेरियल्स में, रबर भी है, तो ये डिफरेंट टाइप के मैटर से बना है। नेक्स्ट है नेचुरल थिंग्स। नेचुरल कौन कौन सा, देखो कोल है, ट्री है, ये हमको नेचर से मिला था। अब कोल कैसे हो गया, नॉन लिविंग्स, ठीक है, ये ग्रो नहीं कर सकता, ये रेस्पिरेशन नहीं कर सकता, ठीक है, स्टेबल रहेगा, ये नेचर से मिलता है। और ट्री, ये नेचर से मिलता है लेकिन ग्रो करता है ट्री, तो ये लिविंग्स में आ जाएगा। दैट इज क्लियर। द नेक्स्ट पॉइंट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब हम उनको क्लासीफाई करेंगे, दैट्स मीन्स डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड करेंगे, ठीक है, उनका अलग ग्रुप बनाएंगे, किस पे, उनके प्रॉपर्टी के बेस पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न व्हाट इज द क्लासिफिकेशन। Objects can be classified on the basis of some properties like size, color, shape, and their usage, etc. Placing similar things together is called grouping. The process of grouping materials according to their similarity or dissimilarity is called the classification. Classification of object can also be done on the basis of the materials दे आर मेड अप ऑफ। देख, क्लासिफिकेशन ये बोल रहा है कि जो क्लासिफिकेशन होता है वो कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी के बेस पे होता है, जैसे साइज, कलर, शेप। तो हम क्या करते हैं, जो सिमिलर प्रॉपर्टी है, जैसे मान लो हम कर रहे हैं साइज के बेस पे, तो सेम साइज के उनको ए साइड कर देंगे और डिफरेंट साइज के अलग कर देंगे, ठीक है, तो क्या होगा ना, ग्रुप बन गया, ठीक है, उसको हम बोल रहे हैं ग्रुपिंग। या फिर सेम कलर के एक ग्रुप में कलर अलग कर देंगे और डिफरेंट कलर के उसको दूसरे ग्रुप में कर देंगे, या फिर दूसरे पार्ट्स में उसको क्लासिफाई कर देंगे, उसको हम बोलते हैं ग्रुपिंग। अलग अलग ग्रुप बना देंगे, ठीक है, जैसे स्कूल में बनाते हैं, बॉयज़ का अलग, बॉयज़ एक साइड एंड गर्ल्स अदर साइड, तो वो भी क्या हो गया, ग्रुप हो गया, ठीक है। तो वो कौन सा बेस पे हो गया, जेंडर बेस पे, दैट इज ओके। अब और नेक्स्ट बोल रहे हैं कि जो मेटल्स हैं उनकी सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी, मीन्स उनमें क्या समानता है, समानता कैसे, सिमिलरिटी कैसे, जैसे कलर, साइज, शेप, तो उनको अलग ग्रुप में, और जिनमें डिसिमिलर है उनको
अदर ग्रुप में। ऐसे ग्रुप बनाएंगे तो उसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। दैट इज ओके। जैसे आप भी बनाते हो, जैसे मान लो मार्केट से आप कुछ भी मसाला लाए आप, तो नमक को अलग डिब्बे में डालोगे, ठीक है। जो हमारा चिली है उसको अलग डिब्बे में डालते हो, तो वो भी क्या हो गया, ग्रुप हो गया, ठीक है। अब वो हमने किसके बेस पे लिया था, उनके टेक्स्ट के बेस पे, तो वो दैट इज द क्लासिफिकेशन। और नेक्स्ट बोला कि जो क्लासिफिकेशन होता है वो उस बेसिस पे बन सकता है कि जो मेटल किसका बना हुआ है। हम ऐसे कर सकते हैं कि जो वुड के जो ऑब्जेक्ट्स बने होते हैं वो एक साइड में और प्लास्टिक या आयरन के अलग साइड में, ठीक है। दैट इज आल्सो कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट इज द एडवांटेजेस ऑफ द क्लासिफिकेशन। और हमने जो क्लासिफिकेशन किया था उनके क्या क्या एडवांटेज हैं। अब देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैज सेवरल एडवांटेज। बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। इट हेल्प्स ए पर्सन टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स। तो ये करता है एक पर्सन को किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करता है, हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में। जैसे मान लो सबका ग्रुप अलग अलग बना हुआ है तो हम तुरंत उनको ढूंढ लेंगे, ठीक है। और एक साथ मिक्स होगा तो हम इजीली उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। ओके, जैसे मान लो आपके पास बर्तन है, प्लास्टिक के हैं और आयरन के हैं, ठीक है। अगर वो एक मिक्स में बने, एक साथ मिक्स में रखे हुए हैं तो हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। और मान प्लास्टिक के अलग साइड है और स्टील के एक साइड है, अलग ग्रुप में है, तो तुरंत ही हम उनको, जैसे स्टील का है उनमें हम, स्टील के जो बर्तन है उनमें हम तुरंत ही, कोई भी बोतल है या फिर कोई ग्लास है, तुरंत ही क्लास ये आइडेंटिफाई कर लेंगे उनको, ठीक है। तो ये बेनिफिट है क्लासिफिकेशन का। इट हेल्प इन शॉर्टिंग ऑब्जेक्ट्स, दस प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम गेटिंग मिक्सड अप। वही थिंग्स है कि उनको हम जो क्या करता है, ऑब्जेक्ट को शॉर्टिंग कर लेता है, तो उनको मिक्स होने से बचाता है। जैसे मान लो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है कोई भी, और एक साथ होंगे तो मिक्स हो जाएंगे, डिफ़िकल्टी आएगी। अलग अलग कर लेंगे उनको तो कम भी हो जाएंगे वो, और आइडेंटिफाई करने में ईजी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे शॉर्टिंग कर देगा, अलग अलग शॉर्ट शॉर्ट ग्रुप में डिवाइड हो जाएंगे वो क्लासिफिकेशन से। नेक्स्ट, it helps in locating things. It is only because of classification that you can locate a book you need in your school library. अब जैसे मान लो स्कूल लाइब्रेरी में आपके पास बुक है, साइंस की बुक्स अलग हैं, मैथ की अलग हैं, ठीक है। हर बुक्स अलग है तो आप इजीली ढूंढ पाओगे। जैसे साइंस, जो साइंस वाला ब्लॉक है आप उसमें जाओगे तो जो भी क्लास की है 5th 6th आप इजीली ढूंढ पाओगे। और हमारे सब मिक्सअप पे होंगी तो हर क्लास में अराउंड 9 और 10 बुक्स होती हैं, ठीक है। और सारी क्लास के साथ मिक्स होगी तो आपको ढूंढना है मैथ की, तो आप इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। और क्लासिफिकेशन से क्या कर पाओगे, आप सिर्फ मैथ ब्लॉक में जाओगे, ठीक है। तो वहाँ से आप कोई भी बुक पिकअप कर लोगे जो क्लास से आपको रिक्वायरमेंट है। दैट इज ओके। नेक्स्ट, इट्स मेक द स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट ईजी एंड मीनिंगफुल, ठीक है। बताया था कि ये किसी, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है लेबोरेटरी में, कोई साइंटिस्ट है उसने ऑब्जेक्ट को क्लासीफाई कर दिया, फिर वो इजीली उनको स्टडी कर पाएगा और उनको उनका जो मीनिंगफुल है अर्थ है उनको अंडरस्टैंड कर पाएगा। नेक्स्ट है, इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द सिमिलरिटी एंड द डिससिमिलरिटी अमॉन्ग वेरियस ऑब्जेक्ट। और ये हमको हेल्प करता है कि उनमें क्या सिमिलरिटी है और क्या डिससिमिलरिटी है, क्योंकि हमने उनको ग्रुपिंग बनाया था, उनका क्लासिफिकेशन भी सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी के बेसिस पे किया था, ठीक है। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ द क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट इज द व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ। ऑब्जेक्ट्स किससे बने होते हैं। सम ऑब्जेक्ट्स दैट आर अराउंड इन द स्कूल आर टेबल, चेयर्स एंड डेस्क, दे आर मेड ऑफ वुड। Wood is made materials. Objects like bottle and pencil are the made of plastic, and plastic is another kind of materials. Thus, objects can be classified on the basis of materials they are made up of. And objects can be made up of different materials. For example, a ball may be made up of plastic, glass or metals. अब ये देख रहा कि हम जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो किसके बने हुए होते हैं। देखोगा आपने हमारे स्कूल में ज़्यादातर टेबल चेयर किसके बने होते हैं, वुड के बने होते हैं। वुड भी क्या है, मेटल्स हैं।
और कुछ किसके बोटल्स वगैरह पेंसिल किसके बने होते हैं, प्लास्टिक के। हमारा पेन है, बोतल है, तो प्लास्टिक भी अनदर काइंड का मटेरियल्स है। मतलब मटेरियल्स क्या कौन से हो सकते हैं, वुड भी मटेरियल्स है, आयरन भी मटेरियल है, प्लास्टिक मटेरियल है। और कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हम ऑब्जेक्ट तो एक ही है लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेटल से बन सकते हैं। जैसे एक बाउल है, आप देखो ये बाउल दिख रहा है आपको, ये कटोरा प्लास्टिक का बन सकता है, ये आयरन का भी और ग्लास का भी, कांच का भी। ओके, तो किसी का भी ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं। नेक्स्ट इज द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन बी मेड अप ऑफ सेम मटेरियल्स। For example, plastic is used for make toys, buckets, plates, mugs, bags, etc. Next, objects then can be made using more than one materials. For example, a window of a house can be made of glass, wood, and metals. अब देखो, इसमें हमने जो प्रीवियस हमारा पॉइंट था उसमें हमने देखा था कि एक ही ऑब्जेक्ट डिफरेंट मेटल से बन सकता है। अब इसमें जो बता रहा है ऊपर वाला पॉइंट कि वहाँ पर तो था एक ऑब्जेक्ट डिफरेंट मेटेरियल से, ठीक है। अब यहाँ पे है डिफरेंट ऑब्जेक्ट सेम मटेरियल से। जैसे प्लास्टिक मेटल एक है लेकिन ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट बन सकते हैं। कैसे, प्लास्टिक की बकेट बना ली हमने, प्लास्टिक का मग बना लिया, प्लास्टिक का टॉय बना लिया और प्लास्टिक के प्लेट बना ली। ओके, तो एक मटेरियल से डिफरेंट ऑब्जेक्ट बन सकता है और डिफरेंट ऑब्जेक्ट भी एक मेटल से बन सकते हैं, ठीक है। या फिर एक ऑब्जेक्ट भी डिफरेंट मेटेरियल से और एक मेटल से डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैसे हो सकते हैं। और नेक्स्ट हो रहा है कि हम भी कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसमें डिफरेंट टाइप के मेटेरियल यूज आ सकते हैं। ओके, दैट इज आल्सो राइट दैट यू कैन सी इन दिस पिक, दिस इज ए विंडो ऑफ ए हाउस एंड दिस हैव सेवरल मटेरियल्स लाइक द प्लास्टिक, वुड, ग्लासेस, ओके, मेटल्स। तो एक ही ऑब्जेक्ट में बहुत सारे मटेरियल भी हो सकते हैं। ओके, कैसे भी बना सकते हैं हम। नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे। कैसे, टू डिसाइड विच मटेरियल्स शुड बी यूज्ड टू मेक एन ऑब्जेक्ट इट इज एसेंशियल टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। फॉर एग्जाम्पल्स, utensils used for cooking cannot be made of wood since wood catch fire easily. Clothes worn in summer are made of cotton which absorbs sweat and make you feel cool. ओके, तो इसमें बता रहा है जो हम मैटर से प्रॉपर्टी बेस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। उसमें हमको मेटल के यूज के जैसे हमको मालूम होना चाहिए जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम वो कौन से यूज में आएंगे। तो जिस यूज में आएगा वो, तो हमको उस हिसाब से उसका मेटेरियल सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे हमको दिखता है कि हमको कुछ खाने बनाने के बर्तन बनाना है, तो हमको पता है कि जो खाने बनाने के बर्तन होंगे उनको हम फायर पर पुटअप करेंगे, उसको बर्नर पर रखेंगे। तो फायर से मान लो हमने प्लास्टिक या वुड से बना दिया हमने जो किचन यूटेंसिल है, तो जल जाएंगे वो, ठीक है। तो किसका बनाएंगे हम, स्टील का। और जैसे समर में हमको क्लोथ्स पहनने हैं, तो समर में हम क्लोथ्स किस बनाएंगे, कॉटन के, जो क्या करता है स्वेट को, जो पसीना को एब्जॉर्ब कर लेगा और हमको कूल फील करवाएगा। और हमने कुछ अदर मटेरियल यूज ले लिया, ठीक है, जैसे रेजिन वगैरह, सिल्क वगैरह, तो वो प्रॉब्लम करेंगे, हमको कूलर फील नहीं करेंगे, हमको वार्म फील करवाएंगे, ठीक है। तो उनका हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं मेटल का, हमको मालूम होना चाहिए मेटल कहाँ यूज कर रहे हैं और जैसे यूज कर रहे हैं वहाँ पे कौन कौन से सर्कमस्टेंस होगा वहाँ पे, उसके बेसिस यूज करेंगे। नेक्स्ट है सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटेरियल्स आर डिस्कस्ड बिलो विच आर हेल्पफुल इन क्लासिफाइंग ऑब्जेक्ट्स। तो अब देखो कुछ प्रॉपर्टी है उनके बेसिस क्लासिफिकेशन करते हैं। फर्स्ट है फिजिकल स्टेट।
सो व्हाट इज द फिजिकल स्टेट? मेटल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट इनटू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। फिजिकल स्टेट होता है जो हमको दिखता है, बाहर से दिखता है कि मेटेरियल्स सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। दैट मीन्स कि सॉलिड में क्या होगा, वो इनकम्प्रेसिबल होगा, कंप्रेस नहीं होगा। ओके, उसमें फ्लूइडिटी नहीं होगी, फ्लो नहीं करेगा। और लिक्विड में क्या हो जाएगा, फ्लो करेगा वो। ठीक है, हम उसको पंच कर सकते हैं उसको। और गैसेस में गैस कंप्रेसिबल भी होती है, और उसको स्टोर करना भी इजीली नहीं होता उसको। ठीक है, ऑलवेज मूव करती है वो। तो ये उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। तो देखो टेबल में फिजिकल स्टेट है सॉलिड, लिक्विड और गैस। आप देखो पहले सॉलिड की शेप। तो शेप होती है सॉलिड की, डिफाइनाइट शेप होती है। डिफाइनाइट शेप कैसे? मान लो कोई सॉलिड ब्लॉक है, जैसे वुड सॉलिड होती है, एक वुड की स्टिक है, आप उसको कहीं भी पुटअप कर दो, वो हमेशा शेप, उसकी जो शेप है वो फिक्स रहेगा। ऐसे नहीं घर के अंदर शेप अलग है, बाहर अलग हो गई, लो टेम्परेचर में शेप अलग है, हाई टेम्परेचर अलग हो गई, तो शेप उसकी फिक्स रहेगी। नेक्स्ट, लिक्विड की शेप। तो टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। अब लिक्विड क्या शेप लेता है, जो भी कंटेनर में हम उसको डालते हैं वो वैसी शेप ले लेगा। जैसे मान लो कोई कंटेनर है या कोई ग्लास है, वो सिलेंडर टाइप में है, तो उसका शेप सिलेंडर टाइप हो जाएगा लिक्विड का। उसको रेक्टेंगल में डाल दिया, सॉरी उसको क्यूब में डाल दिया, तो क्यूब टाइप की हो जाएगी शेप। ठीक है, तो शेप उसकी चेंज होती है जैसे उस कंटेनर में हम उसको पुटअप करते हैं। नेक्स्ट है गैस। दे अप ऑल द स्पेस दे गेट। अब गैस की क्या प्रॉब्लम है कि गैस को हम जो भी स्पेस मिलता है कंटेनर के अंदर, तो वो उतनी बड़ी उसकी शेप कर लेता है। जैसे मान लो मेरे पास 1 किलो गैस है, उसको मैंने 5 किलो के सिलेंडर में डाल दिया, तो उसके वो जो 5 किलो का सिलेंडर है उसके अंदर जो भी स्पेस है पूरे को एक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, और अगर 10 किलो का सिलेंडर है तो उसमें भी पूरा जो एरिया उसको ऑक्यूपाई कर लेगा। ओके, ये गैस की प्रॉपर्टीज है। अब नेक्स्ट है वॉल्यूम। तो सॉलिड का वॉल्यूम कैसे होता है, डिफाइनाइट वॉल्यूम होता है, जैसे वो शेप होती है। और लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स रहेगा। फिक्स कैसे रहेगा, जो लिक्विड आपके पास, चाहे आप उसको सिलेंडर में डालो चाहे क्यूब कंटेनर में डालो, जो वॉल्यूम तो फिक्स ही रहेगा। बट गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। बताया था क्यों, कि जो भी कंटेनर में डालते हैं उसको पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। 5 किलो का सिलेंडर है, उसका वॉल्यूम अलग होता है, तो उसमें भी वो पूरे में फैल जाएगी। 10 किलो का सिलेंडर है तो उसमें पूरे में फैल जाएगी, लेकिन 10 किलो का सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो जैसे कंटेनर होता है ये वैसे वॉल्यूम एक्वायर कर लेते हैं। अब एग्जाम्पल को सॉलिड के चेयर, स्पून, एंड लिक्विड का एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर, एंड गैस एग्जाम्पल एयर एंड स्मोक। सेकंड इज द अपीयरेंस। अब अपीयरेंस में क्या, कि हमको कोई मेटल दिखता कैसे है, तो दिखने की कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए। मेटेरियल्स लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वुड लुक्स डिफरेंट फ्रॉम द प्लास्टिक्स, गोल्ड और एल्यूमिनियम। सम मेटल्स लाइक मेटल हैव ए शाइन, they are lustrous. Some metals like wood and jute do not have a shine, they are non lustrous. Some metals like silver and copper lose their lusters when they come in contact with air and moisture and hence appear dull after some time. अब अपीयरेंस में हमको मालूम होना चाहिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं, वो शाइनिंग कर रहा है या फिर डल है या चमकदार है, या फिर वो डल है उसमें चमक नहीं है, उसके बेसिस पे क्लासीफाई होते हैं। अब देखो जो अपीयरेंस है हम कैसे पहचान लेते हैं, अपीयरेंस में उसको देख के कि मैटर्स कैसा दिख रहा है, हम कैसे क्लासीफाई कर लेंगे, वुड को, प्लास्टिक को, गोल्ड को, उनके अपीयरेंस के बेस पे वो कैसे दिखते हैं वो, तो हम देख के भी उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। और देखो जो कुछ मेटल्स होते हैं, जैसे आयरन नहीं, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, इनमें क्या होता है, शाइन होता है। ठीक है, तो शाइनिंग चमकते हैं, तो इनको हम बोलते हैं लस्ट्रस मेटेरियल।
और जूट हो गया, प्लास्टिक हो गया, इनमें शाइनिंग नहीं होती, चमकते नहीं है, इनको हम बोलते हैं नॉन लस्ट्रस। ठीक है, द मेटेरियल्स दैट हैव शाइनिंग इन इट that is called the lustrous material, and the materials that does not have any luster in it is called the no lustrous materials. Okay. और जो कुछ मेटल्स होते हैं जैसे सिल्वर और कॉपर, वो कुछ टाइम के बाद में जैसे एयर और मॉइस्चर कांटेक्ट में आने के बाद में अपनी शाइनिंग खो देंगे। ठीक है, और कैसे हो जाएंगे, डल। जैसे सिल्वर है, हम कोई चांदी की ज्वेलरी बनाते हैं तो वो ओपन में पहनते हैं उसको, उसमें एयर भी वो लगती है, मॉइस्चर लगते हैं, तो देखना आप उनकी जो शाइनिंग होती है वो कम होती जाती है। ठीक है, और कैसे बन जाते हैं, वो डल बन जाते हैं। नेक्स्ट इज द हार्डनेस। सम मटेरियल्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड और कट इजीली, दे आर कॉल्ड द हार्ड मटेरियल्स। फॉर एग्जांपल वुड, ग्लास, मेटल एंड स्टोन। सम मटेरियल्स कैन बी कंप्रेस्ड, स्क्रैच्ड एंड कट इजीली, दे आर कॉल्ड सॉफ्ट मटेरियल्स। For example, cotton, melted wax and sponge. Okay, and a hardener substance can scratch or cut a soft substance. For example, diamond can cut glass. तो अब हार्डनेस क्या होती है कि कुछ मैटर्स होते हैं जिनको हम इजीली ना तो कंप्रेस कर पाएंगे ना उनको काट पाएंगे, उनको हम बोलते हैं हार्ड मटेरियल्स। जैसे लकड़ी हो गई, ग्लास हो गया, मेटल्स पत्थर हो गए, इनको ना तो हम दबा पाएंगे ना इनको काट पाएंगे इजीली, इनको हम बोलते हैं हार्ड मटेरियल्स। और कुछ मेटल्स होते हैं जिनको हम दबा ही पाते हैं, स्क्रैच भी कर देंगे, काट भी देंगे इजीली, उनको हम बोलते हैं सॉफ्ट मटेरियल्स। ठीक है, स्पंज, वैक्स, कॉटन। और हमको मालूम है कि जो हार्ड मटेरियल होता है उसकी हेल्प से हम जो सॉफ्ट मटेरियल है उसको काट सकते हैं। जैसे डायमंड से हम क्या काटते हैं, ग्लास काटते हैं। ठीक है, तो हार्ड मटेरियल से सॉफ्ट मटेरियल को काट सकते हैं। आयरन किससे हार्ड है, आयरन हार्ड है वुड से, तो आयरन की जो शाह होती है उससे हम वुड को इजीली काट सकते हैं। ठीक है, नाइफ हार्ड होता है रेदर देन वेजिटेबल्स, तो नाइफ की हेल्प से, नाइफ इसका बना होता है आयरन का, नाइफ से हम वेजिटेबल्स को काटते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द सोल्यूबिलिटी। अब देखो सोल्यूबिलिटी क्या होती है, किसी चीज़ में घुलना। जैसे पानी में नमक घुल जाता है, उसको बोलते हैं सोल्यूबिलिटी। वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट इज मैनी थिंग डिजोल्व इन इट। द टेंडेंसी ऑफ ए सबस्टेंस टू डिजोल्व इन ए लिक्विड इज कॉल्ड इट्स सोल्यूबिलिटी। देखो जो वाटर है हमारा वो क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट मीन इसमें कुछ भी डाल दो सब घुल जाएगा पानी में। ठीक है, मोस्टली थिंग्स पानी में घुल जाती हैं, इसलिए हम बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और जो टेंडेंसी होती है डिजोल्व होने की किसी भी सॉल्वेंट में, उसको हम बोलते हैं सोल्यूबिलिटी। ओके, सम सब्सटेंस डिजोल्व और मिक्स कंप्लीटली इन वाटर, दे आर सेड टू बी सोल्यूबल इन वाटर। फॉर एग्जांपल शुगर, साल्ट, ऑक्सीजन। शुगर, साल्ट, ऑक्सीजन है वो पूरी तरह से सोल्यूबल हो जाता है किस में, सॉल्वेंट में या फिर वाटर में, कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ घुल जाएगा, उनको हम बोलते हैं सोल्यूबल। और कुछ मैटर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नहीं घुलते पानी में, जैसे चॉक पाउडर हो गया, सैंड हो गया, उनको हम बोलते हैं इनसोल्यूबल। ओके, जैसे आप पानी में मिट्टी मिलाओ तो देखो आप मिट्टी अलग दिख जाएगी आपको, तो इनसोल्यूबल हो गया, अलग दिख रही है मिट्टी। लेकिन आप उसमें नमक डालो, आपको मालूम नहीं चलेगा कि पानी में नमक है भी नहीं भी। ओके, तो वो हो गया सोल्यूबल। And some liquids are soluble in water while some are insoluble. Liquid like vinegar, lime juice that get mixed with completely are called the miscible liquids. अब बात कर रहे हैं, पहले तो हम बात करें उसकी सॉलिड्स की, अब बात करें लिक्विड्स की। हमारा लिक्विड को हम बोल रहे हैं लिक्विड में ही। ठीक है, जैसे लिक्विड कोई भी लिक्विड है, जूस है, विनेगर है, और ये लिक्विड को हम किस में मिक्स कर रहे हैं, वाटर में। वाटर क्या है, लिक्विड को लिक्विड में मिक्स कर रहे हैं और कम्प्लीटली मिक्स हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं मिक्सिबल लिक्विड।
लेकिन कोई लिक्विड है और वो दूसरे लिक्विड में मिक्स नहीं हो रहा है, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, ये लिक्विड है और ये दूसरा लिक्विड कौन सा, वाटर में मिक्स नहीं हो रहे, तो इनको हम बोलते हैं इमिसिबल लिक्विड। ठीक है, तो इमिसिबल लिक्विड क्या होता है, पानी के ऊपर एक लेयर बना लेते हैं। जैसे हमने देखा होगा, हम पानी में पेट्रोल मिक्स करेंगे तो क्या होगा, पेट्रोल पानी के ऊपर लेयर बना लेगा, पानी के ऊपर तैरेगा, उसमें मिक्स नहीं होगा, उसको हम बोलते हैं इमिसिबल लिक्विड्स। नेक्स्ट है, सम गैसेज लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर सोल्यूबल इन वाटर। कुछ गैसेज होते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, किसमें, वाटर में। तो अब ऑक्सीजन क्या होगी, पानी में घुल जाएगी, तो पानी में घुलने क्या करती है, ये जो एक्वाटिक लाइफ है, फ्लोरा एंड फोना, जैसे पानी के अंदर जीव जंतु पेड़ पौधे होते हैं, उनको हेल्प करते हैं ये ऑक्सीजन, जो पानी के अंदर जो लाइफ है, जैसे फिश वगैरह, उनको हेल्प करते हैं ऑक्सीजन लेने में, कौन सी, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन। और फिर कार्बन में पानी, जो कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है, वो किसको हेल्प करती है, जो पानी के अंदर प्लांट्स होते हैं, क्योंकि हमको जानते हैं जो प्लांट्स फूड बनाते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस नेसेसरी होती है। ठीक है, तो जो पानी के जीव जंतु हैं वो किसको यूज करते हैं, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को। तो हम कह सकते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पानी में सोल्यूबल है। There are some gases like nitrogen and methane that do not dissolve in water. Thus, we can easily substance on the basis of their solubility in a particular liquid. अगर कुछ गैसें जैसे नाइट्रोजन और मेथेन है, ये पानी में डिजोल्व नहीं होती। ठीक है, अब देखो, अब हम इसके बेस पे क्लासीफाई कर सकते हैं सोल्यूबिलिटी के बेस पे, कि कुछ जो मटेरियल्स होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं और कुछ मटेरियल इनसोल्यूबल होते हैं। ओके, ये भी हमको एक प्रॉपर्टी मिल गई सोल्यूबिलिटी की क्लासिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट इज द डेंसिटी। व्हाट इज द डेंसिटी, ए मैटर फ्लोट और सिंक इन वाटर डिपेंडिंग ऑन हाउ डेंस इट इज। कि कोई मैट्रिक्स है वो पानी में तैरेगा या डूबेगा, वो डिपेंड करता है उसकी डेंसिटी पे। नेक्स्ट है, इफ ए मटेरियल डेंसर देन वाटर इट विल सिंक इन इट इज फॉर द रीजन दैट ए स्टोन और कॉइन सिंक इन वाटर। अब देख लो, कोई भी जो मटेरियल है उसकी डेंसिटी किससे ज़्यादा है, कोई मटेरियल है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है वाटर से, तो वो वाटर पे सिंक हो जाएगा, वाटर में सिंक हो जाएगा, इसलिए जो मेटल से कॉइन है वो सिंक हो जाएंगे पानी में। और कुछ मेटल ऐसे हैं जिनकी डेंसिटी कम है वाटर से, वो फ्लोट करेंगे, जैसे लीफ हो गई, ठीक है, ऑयल हो गया, उनकी डेंसिटी वाटर से कम होती है। एंड थर्ड इज द, इफ द डेंसिटी ऑफ ए मेटेरियल इज द सेम एज दैट ऑफ वाटर इट विल फ्लोट जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। अब मान लो ऐसे मेटेरियल है जिनकी डेंसिटी इक्वल है किसके, पानी के, तो वे क्या करेंगे, ना तो डूबेंगे ना फिर वो फ्लोट करेंगे, बस जस्ट सस्पेंशन में रहेंगे, या फिर जो उनका सरफेस है उससे जस्ट बिलो फ्लोट करेंगे। अब देखो डेंसिटी होती है द अमाउंट द प्रेजेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मटेरियल्स इन दैट ए पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ दैट मटेरियल्स। मान लो किसी भी मटेरियल है उसका वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम में जो मटेरियल के जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है उनका अमाउंट, वही क्या होता है, डेंसिटी। दैट मीन मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। जो पार्टिकल्स थे उनके जो मास है वो मास ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है उसको हम बोलते हैं डेंसिटी। तो इससे क्या होता है, अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा ठोस होगा, जैसे आयरन, और डेंसिटी कम होगी तो वो हल्का होगा, जैसे लकड़ी और डेंसिटी में कौन भारी है, आयरन, सॉरी लकड़ी और आयरन कौन हैवी है, आयरन। क्यों, आयरन डेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि सेम वॉल्यूम, मान लो मैंने 1 किलो आयरन लिया, 1 किलो नहीं, मान लो मैंने एक रोड ली थी 1 मीटर की, 1 मीटर लेंथ की लकड़ी की रोड ली थी और 1 मीटर लेंथ की आयरन रोड ली थी, तो वेट किससे ज़्यादा आएगा, आयरन का, क्योंकि 1 मीटर लेंथ में जो पार्टिकल्स हैं
वो आयरन में ज़्यादा हैं, ठीक है, उनके बीच में स्पेस बहुत ही कम है, लेकिन वुड में पार्टिकल्स कम है, स्पेस है उनके बीच में ज़्यादा है। एंड लास्ट द ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी क्या होता है कि आर पार देखना किसी चीज़ के। जैसे हमारे कार के अंदर से हम देखते हैं, कार के अंदर से कांच के बाहर देखते हैं हम, उसी को बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी, किसी चीज़ के आर पार देख लेना। तो किसी भी मेटेरियल्स के आर पार देखने को बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। सो ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, ठीक है, या तो आर पार दे सकते हैं या फिर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके एक एंड से दूसरे एंड तक लाइट जो ट्रांसफ़र हो जाए, उसी को हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। सम मटेरियल्स लाइक ग्लास, वाटर, एक्रिलिक शीट allow light to pass through them completely. They are called transparent materials. The property by which these materials allow light to pass through them totally is called the transparency. ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट्स थे ग्लास, वाटर, एक्रिलिक शीट, ये जो लाइट को ट्रांसमिट होती है उसको अलाउ करते हैं कम्प्लीटली, तो उनको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंस मटेरियल्स। और कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो अलाउ नहीं करते लाइट को, उनको, ठीक है, अलाउ नहीं करते लाइट को अपने में से पास होने के लिए, उनको हम बोलते हैं ओपैक मटेरियल्स, ठीक है, जैसे वुड हो गया, पेपर हो गया। और कुछ ऐसे करते हैं, कुछ मटेरियल्स होते हैं वो बहुत ही कम लाइट को या फिर पार्शियल लाइट के पार्शियली पार्ट्स को अलाउ करते हैं ट्रांसमिट होने के लिए, उनका बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, जैसे क्लॉथ हो गया, सॉरी मसलिन क्लॉथ हो गया, बटर पेपर हो गया, फ्रस्टेड ग्लास हो गया, ये करते हैं बहुत ही कम लाइट अलाउ करते हैं, तो इनको हम बोलते हैं ट्रांसल्यूट मटेरियल्स। ओके, तो यू नो वेरी वेल व्हाट इज द ट्रांसपेरेंसी। कुछ मटेरियल्स जब बहुत ज़्यादा लाइट पास करते हैं या फिर हम उसमें क्लियरली देख सकते हैं, उनको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल। और जिनको हम बहुत कम लाइट पास करते हैं, तो पार्शियल लाइट पास करते हैं या फिर उनको हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं, तो उनको हम बोलते हैं ट्रांसल्यूट। और जब बिल्कुल भी लाइट पास नहीं करते, बिल्कुल नहीं देख पाते हम, वो होते हैं ओपेक मटेरियल्स। Okay, that is okay. So this is the end of our video. I hope all of you understood this very well, and thank you all of you for listening me. God bless all of you.